हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स और उन पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंस हो या प्रीलिम्स हो, सभी की चर्चा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में की जाती है। अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल में @घटना सूत्र में। आज हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, नज़र डालते हैं कौन-कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेंस के आर्टिकल पर न नज़र डालते हैं, कौन-कौन से मेंस के आर्टिकल हैं। तो जो ट्रिलियन आधारित अर्थव्यवस्था भारत की हो गई है, बेसिकली जो चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, उसके क्या मायने हैं, उसको लेके मेंस के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। आज मेंस के जो आर्टिकल हैं, उन्हें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स की न्यूज़ चर्चा करेंगे। दूसरा आर्टिकल जल प्रबंधन को लेके द हिंदू में उसे देखेंगे और तीसरा ऑपरेशन सिंदूर को लेके है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो पहला आर्टिकल सबसे पहले हम नज़र डालें, ट्रिलियन डॉलर या उससे आगे, अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था है 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा निकल चुकी है। अब उसके आगे इसके क्या मायने हैं? इस संबंध में यूपीएससी कई सारे क्वेश्चंस बना सकता है। खास तौर पे एडिटोरियल में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक जो आते हैं, यूपीएससी मेंस में आपके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक 4.19 ट्रिलियन को पार करते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर बन चुकी है। इस आर्थिक प्रगति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करें। चौथी औद्योगिक क्रांति के संबंध में भारत की विकास रणनीति का मूल्यांकन करें। इंडियाज इकोनॉमी is poised to surpass $4.19 trillion, making it the fourth largest economy in the world. Analysis the historical background of economic progress and evaluate India's development strategy. तो क्या इतिहास रहा भारत की अर्थव्यवस्था का? इस तरह से यूपीएससी मेंस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस एडिटोरियल को अगर ध्यान में रखा जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, और इसी आंसर को लिखने के दौरान हम सारी न्यूज़ भी यहाँ पे कवर कर लेंगे इस आंसर की। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं या इंट्रोडक्शन जान लें कि हम क्या इसमें बता सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था, आप जानते हैं कि बहुत सारे क्रिटिकल फेजेस से गुजरी है। लेकिन वर्तमान में आईएमएफ का जो डाटा आया, आईएमएफ के डाटा ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024 मई के अनुसार 2025 में अगर उसकी ग्रोथ रेट को काउंटर किया जाए, जो साल भर की जो ग्रोथ रेट रही है, उसके अकॉर्डिंग $4.19 ट्रिलियन यहाँ पे हो चुकी है भारत की जीडीपी मार्केट प्राइस पर, जीडीपी मार्केट प्राइस पर। ठीक है? अब इसने जापान को पीछे छोड़ दिया और ये चौथी सबसे बड़ी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे भारत बन गया है। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट को आप यहाँ पे इस तरह से मेजर कर सकते हैं। इस तरह से भूमिका को आप बना सकते हैं, मेंस में भी बना सकते हैं और इस न्यूज़ को भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इस न्यूज़ का क्या कॉन्टेक्स्ट था। उसके बाद जैसे ही आप आएँगे कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात हो रही है इसी मेंस के क्वेश्चन में, कि किस तरह से हिस्टोरिकली भारत ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से क्या-क्या फेजेज़ में इंडिया गुज़रा। तो अगर हम ट्रैजेक्टरी देखें इंडिया इकोनॉमी की, तो यहाँ पर हमको 4 फेजेज़ में दिखाई देता है। 4 फेज़ यहाँ पे आपको इंडिया की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी के दिखाई देंगे। पहला फेज़ यहाँ पे दिखाई देता है 1947 के बाद। 1947 के बाद अगर देखें, ये यहाँ पे कहाँ तक दिखाई देगा, 1991 तक दिखाई देगा। 1991 के बाद ये 2014 तक दिखाई देगा। ठीक है? 2014 से लेके ये 2024 तक। तो 4 फेजेज़ में इंडिया की जो आर्थिक इतिहास है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या-क्या चेंजेज़ हुए, यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें 1947 की, तो ये ऐसा दौर था भारत का, भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था, तुरंत आज़ाद हुआ था। तो भारत में व्यापक मात्रा में गरीबी थी। ऐसा माना जाता है कि $33 बिलियन के आसपास जो भारत की केवल अर्थव्यवस्था उस टाइम पे थी। कितनी? $33 बिलियन। और उपनिवेशवाद, जो शोषण था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे व्याप्त थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कि सरकार किस तरह से इंटरवेंशन करे और नई-नई नीतियों को यहाँ पे लागू करे, लोगों का जन कल्याण करे, बेरोज़गारी, भुखमरी को खत्म करे। सरकार का मेनली फोकस था और पंचवर्षीय योजना का जो माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने नीतियाँ बनाई और ये नीतियों की शुरुआत यहाँ से होती है। पंचवर्षीय नीतियाँ अगर आप देखें, हालाँकि 2014 के दौरान खत्म की गई, लेकिन उनका एक सीमित प्रभाव रहा। इस दौरान बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके अलावा आप देखोगे एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 पे, मतलब नेशनलाइज़ेशन हुआ। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। आप देखेंगे समाजवादी जो मॉडल था, कहीं न कहीं सोशलिस्ट जो मॉडल था, उस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था फैली। तो कहीं न कहीं भारत कई फेजेज़ से गुज़री। अब उसमें और भी अन्य कारण हैं, जैसे भारत को लगभग 3 से 4 युद्ध लड़ने पड़े। इस वजह से भी आप देखोगे, जब युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो ऑटोमेटिक जो जीडीपी है वो नीचे आ जाती है। तो जो भी पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य बनाए जाते थे, लक्ष्य बनाए गए कि 5% की ग्रोथ प्राप्त करेंगे और प युद्ध हो गया, अब -3% की ग्रोथ हुई। तो इस तरह से बहुत सारे फेजेज़ गुज़रे। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कहीं न कहीं उतनी बेहतर नहीं हो पाई 1992 तक। उसमें कारण ये भी था कि भारत में उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद का जो दंश था,
उपनिवेशवाद का जो ज़हर था भारत ने 200 सालों तक पिया था, उस वजह से क्या था कि भारत में जो निवेश है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारे मिथ हुआ करते थे, बहुत सारा डर हुआ करता था। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान नहीं था। किसी भी व्यापार को शुरू करना, भारत में निवेश करना बहुत ही कठिन हुआ करता था। अब ये दौर कब तक चला? 1991-92 तक चला। अब 1991-92 तक आप देखें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है बहुत कह सकते हैं कि एक इसकी आप ट्रैजेक्टरी अगर देखें, अगर यहाँ पे इसको स्केल बनाएँ, अगर यहाँ पे हम डालें 1947 से लेके 1992 तक, तो आप देखेंगे अगर अगर इनमें से 3 से 4% यहाँ पे रखते हैं, तो यहीं यहीं पे लगातार ये बूम करती रही है। वर्तमान में देखें तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन ये इस लेवल पर थी। उसमें रीज़न यही था कि इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं था। होटल खोलने के लिए इतने लाइसेंस लगते थे, जितने बंदूक खरीदने में नहीं लगते। तो ये सारे चैलेंजेस लाइसेंस राज का खास तौर पे जो लोक सेवा तानाशाही थी अर्थात जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था जो बहुत ज़्यादा दिखता था। आप गवर्नेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे। 1992 तक ये दौर दिखाई देता है। 1992 का दौर आता है और यहाँ पर जो उस दौरान वित्त मंत्री थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू किए। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मनमोहन सिंह ने लागू किया और नरसिंह राव की सरकार थी। और इस दौरान आप देखेंगे लिबरलाइजेशन अर्थात व्यापार में जो भारत में व्यापार है उसे उसमें निवेश को आसान बनाना, है ना? इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन अर्थात नई-नई जो कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनी को भी बढ़ावा देना, प्राइवेट बिज़नेस यहाँ पे चल सके, उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लागू की गई हैं। अब ये क्यों लागू किए गए कि इसी दौरान आप देखोगे कि हमारे पेमेंट क्राइसिस हमारे देश में आ गए थे। भारत के पास पैसे नहीं थे कि वो 7 दिन के बाद भुगतान कर पाए जो इम्पोर्ट करता है उसका। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो आईएमएफ जो था और वर्ल्ड बैंक का भी सजेशन था, तो आईएमएफ के सजेशन के बाद आईएमएफ ने लोन भी दिया और भारत ने यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए। उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है, एक नई दिशा की तरफ मुड़ी। उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था नई दिशा की तरफ मुड़ी और आप देखेंगे कि जो उदार नीतियाँ लागू की गई, एक्सचेंज रेट में कुछ कहीं न कहीं चेंजेज़ आए और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव महसूस करने लगी और आप देखोगे कि आते-आते आप देखेंगे 2001 तक आते-आते भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। ये तो बात हो गई कि 1992 से लेकर 2014 तक ऐसा हुआ कि 2009 में आप देखोगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए। कहाँ पे? ग्लोबली क्राइसिस आए, मंदी का दौर चला, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित नहीं हुई। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और 2014 के बाद जैसे ही मोदी सरकार आती है, उसके बाद एक नई दिशा में कदम उठाया गया, जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके हो, चाहे इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स को लेके हो, बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के हो, चाहे आप देखें आसियान के साथ देखें या अन्य देशों के साथ देखें, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जापान के साथ हो, दक्षिण कोरिया के साथ हो। इसके अलावा भी आप देखो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बात चल रही है, यूके के साथ हमारी बात चल रही है, अन्य देशों के साथ भी हमारी बात चल रही है कि भारत का जो व्यापार है अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और इसका परिणाम ये हुआ कि इस दौरान से 2014 से 24 के बीच में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, फिर 5वीं बना और वर्तमान में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत यहाँ पे बन के तैयार हुआ और भारत की जो जीडीपी है, जो यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग $500 बिलियन की मतलब यहाँ पे $33 बिलियन थी, यहाँ पे $500 बिलियन थी और यहाँ पे जाके $4 ट्रिलियन के आसपास हुई। तो इस तरह से ये जो पूरी भारत की आर्थिक इतिहास की ट्रेजेक्टरी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अगर हम बात करें कुछ मुख्य विशेषताओं की, तो वर्तमान में कुछ मुख्य विशेषताएँ जैसे अगर आप देखेंगे जीडीपी बनाम प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बनाम पर कैपिटा इनकम, पीसीए। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही अगर आप देखेंगे कि चौथे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज दिखाई ये देता है कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है, वो ग्लोबली 69th रैंक है भारत की। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, उसमें अगर देखा जाए तो भारत की रैंक क्या है? और भारत में जो पर कैपिटा इनकम कितनी है? $2700 ईयरली, वार्षिक। ये भारत की पर कैपिटा इनकम यहाँ पे दिखाई देती है। अर्थात इकोनॉमी का साइज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्पैरिटी बढ़ रही है, असमानताएँ बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पे आप देखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे 69 था। दूसरी बात ये है कि ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है, बताती है कि इनइक्वालिटी कितनी है। ये एक समस्या यहाँ पे थोड़ा-सा देखने को मिल रही है। एक ये विशेषता भी कह सकते हैं, समस्या भी एक कह सकते हैं। दूसरा उपभोक्ता माँग और सामाजिक परिवर्तन, कंज्यूमर्स इकोनॉमी एंड सोशल अपग्रेडेशन, ठीक है? कंज्यूमर इकोनॉमी एंड सोशल अपग्रेडेशन। इसमें अगर आप देखोगे तो आप पाओगे 2024 में 2.5 बिलियन जो डोमेस्टिक कहते हैं कि ट्रैवल है और 29 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्रा 30% वृद्धि देखने को मिली है और मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति के विकास के इंजन बने। अर्थात आप देखो जो मिडिल क्लास है भारत की, वो कहीं ना कहीं हमारी बैकबोन है भारत की इकोनॉमी की। उसमें डिमांड ज़्यादा है, उसमें कंजप्शन ज़्यादा है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसमें सेविंग्स ज़्यादा है। तो जो मिडिल क्लास भारत में जो आप देखो 70% अगर आप मान लो इसको, 60 से 70%, तो इसका क्या है? डिमांड कंजप्शन, डिमांड मतलब मांग ज़्यादा है क्योंकि उपभोग ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा है।
प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो ये जो सर्कुलर यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे मिडिल क्लास की जो स्ट्रॉन्गनेस की वजह से। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नज़र डालें 2027 से 2035 की तरफ अगर उठा के नज़र आप देखें, तो आप क्या पाएँगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन हो सकती है कब 2027 तक जाके, और वहीं $10 ट्रिलियन हो सकती है तब तक जाके, ऐसा मानना है इस न्यूज़ आर्टिकल का, 2035 तक। तो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। ठीक, अब उसमें कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन-कौन फैक्टर्स, ये हमने आंकड़े भी वहाँ पे देख लिए, कौन-कौन फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ पे पाएँगे। एक तो ये है कि हम गरीबी उन्मूलन यहाँ पे कर रहे हैं, एसडीजी को टारगेट कर रहे हैं, तो गरीबी जैसे उन्मूलन होगा, लगभग अगर आप देखेंगे तो 40 करोड़ के आसपास लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, और जैसे ही इनको मिडिल क्लास बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं जो भारत की अर्थव्यवस्था है, एक फिर से एक नई दिशा लेगी, फिर से एक नई ग्रोथ लेगी यहाँ पर। इसके अलावा भारत सरकार लगातार बहुत सारे मिशन चला रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है, लॉजिस्टिक्स में रिफॉर्म्स को लेके आपको पता होगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट है, रोपवे प्रोजेक्ट है, जो हिली एरियाज़ में सागरमाला प्रोजेक्ट है, रोपवे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम्स यहाँ पे सरकार लगातार चला, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके अलावा आईफ़ोन वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसमें लगातार सरकार यहाँ पे हेल्प कर रही है। तो बहुत सारा सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को बढ़ावा यहाँ पे सरकार दे रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, और इसमें चौथी जो औद्योगिक क्रांति, उसकी भूमिका यहाँ पे है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसकी भूमिका यहाँ पे दिखाई देती है। एआई है, डाटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, इस दिशा में क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, बायोटेक है। हर दिशा में भारत की जो ग्रोथ है, हर दिशा में भारत की जो पकड़ है, मजबूत होती दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं भारत की दिशा में हेल्प कर रही है। हालांकि चैलेंजेस भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, इकोनॉमी की जो डिस्पैरिटी है, क्राइम है, बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर को देख सकते हैं। फिर बात आती है कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। अगर कंक्लूज करें तो भारत आर्थिक प्रगति संख्यात्मक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स है, संरचनात्मक रूप से या इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले रोड, पहले की तुलना में अभी अगर आप देखें रेलवे की कनेक्टिविटी पहले की तुलना में अभी देखें, और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, उड़ान जैसी स्कीम्स लेके आई है सरकार, जहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर्स के रूप में सरकार दिख रहा है, बल्कि रियल में ग्राउंड में भी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। इनोवेशन में रिफॉर्म हो रहा है, सोशल जस्टिस में रिफॉर्म हो, तो हर दिशा में यहाँ पे प्रयास चल रहा है। तो ये आज के आर्टिकल का मतलब था, ये आज के आर्टिकल कहना चाहता था। इस तरह से मेंस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आर्टिकल में। तो ये कैसा लगा मॉडल, आप मुझे बताइएगा। अब इसके अलावा दो और जो मेंस के आर्टिकल उनसे चर्चा करें, फिर उसके बाद हम प्रीलिम्स के आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, भारत में जल प्रबंधन के बारे में। अब भारत में जल प्रबंधन अर्थात आर्टिकल ये था कि भारत में जल प्रबंधन का जो इशू, वाटर मैनेजमेंट इंडिया नीड अ न्यू कोर्स, एक नई दिशा की आवश्यकता है भारत के जल प्रबंधन को लेके। अब ये नई दिशा की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और हमने ये सारा एडिटोरियल पढ़ भी लिया, तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है, हर एक टॉपिक पे हर एक डाटा को कैसे यूज करना है, इंट्रोडक्शन में कहाँ यूज करना है, बॉडी में, कंक्लूजन में किस तरह से हमें क्या करना है, इस जो पूरे फैक्ट्स को यूज करना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न कैसे बात कर रहा है कि भारत में जल प्रबंधन के लिए स्रोत से समुद्र तक, सोर्स टू सी दृष्टिकोण अपनाना क्यों आवश्यक है? पुराने विखंडित जल शासन ढांचे की सीमाओं का विश्लेषण करते हुए जल सुरक्षा हेतु नीति सुधार का सुझाव दें। व्हाई इज इट नेसेसरी टू अडॉप्ट अ सोर्स टू सी अप्रोच फॉर वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया? एनालाइज द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड फ्रेगमेंटेशन वाटर गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड सजेस्ट पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आर्टिकल यहाँ पे जो इस दिशा में आपको बताना है कि क्या कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट में अगर आप बात करें, संदर्भ की बात करें, परिचय की बात करें, परिचय की बात करें, तो आप इसको यहाँ से भी एग्जांपल इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। भारत एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बन गया, लेकिन जल संसाधन की जो कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है, और वाटर में जो पॉल्यूशन की कमी है, इस वजह से अगर आप देखोगे भारत नए नए चैलेंजेस, नए नए इश्यूज यहाँ पे फेस कर रहा है। और ये अगर आप देखोगे विश्व जल दिवस 2025 की थीम भी बनाया गया है, ग्लेशियर संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर, कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर ग्लेशियर संरक्षण एक थीम भी बनाया गया है, जिसका पर्पज ये है कि सोर्स से लेके, सोर्स मतलब जैसे ग्लेशियर से पानी निकला, वहां से लेके नदी में आया, नदी से बहता हुआ शहरों में के बीच बहता हुआ गया, समुद्र में मिल गया, सोर्स से लेके समुद्र तक एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाना होगा, जिससे वाटर को प्रिजर्व किया जा सके, वाटर कंजर्व किया जा सके, वाटर को पोल्यूट होने से रोका जा सके, है ना, एसिडिफिकेशन होने से उसका रोका जा सके। तो इस तरह से पूरी एक अप्रोच की यहाँ पे चर्चा की जाने वाली है। अब अगर हम स्टैट्स की बात करें, वर्तमान में आंकड़ों की बात करें, तो आप पाएंगे कि लगभग अगर आप देखेंगे कि अभी जो भारत में जल है, ग्लेशियर है, नदी है, भूजल है, या अर्थात जो जमीन के नीचे से भूमिगत जल है, वहां से ज्यादातर यूज किया जाता है। 85% जो पेयजल है, पीने वाला जल है, 60% जो इरिगेशन वाला जल है,
वो कहाँ से ज़मीन से नीचे से निकाला जाता है। तो आप बात करेंगे 85% अभी भी अगर हम पेयजल कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जिस तरह से हम माइनिंग करते हैं, जो अन्य प्रोसेस होती है, वेस्ट को ट्रीट करते हैं, इस वजह से अगर आप देखोगे जो केमिकल्स हैं उनका भी यहाँ पे कहीं न कहीं जो रिसाव हो रहा है, वो हमारे सोर्स तक हो रहा है, वाटर तक हो रहा है। सपोज़ करिए लैंड है और आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना? डंप है, डंपिंग साइट यहाँ बना रहे हैं और यहाँ पे वाटर की लिंक है। इससे क्या हो रहा है? वाटर कंटामिनेट हो रहा है, भूमिगत जल। और इससे जो वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मानव जीवन में पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पे भी पड़ रहा है। ये सारी समस्या भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब अगर आप देखो, ये स्टैट्स हो गए। अगर हम देखें तो 70% जो शहरी जल है, बिना उपचार के नदियों में चला जाता है। अर्थात आप देखोगे अर्बन एरिया में आप देखो बड़ी-बड़ी चिमनी पाई जाती हैं। अब इन चिमनियों से जो निकला धुआँ है, इसके अलावा इनसे जो निकली गंदी फैक्ट्रियों से जो गंदी जो रिवर्स होती हैं, उनमें जाता है और इसको वाटर को ट्रीट नहीं किया जाता है यहाँ पर। ट्रीट नहीं किए जाने से क्या होता है कि वाटर यहाँ पे कंटामिनेट हो जाता है। वाटर में अगर आप देखें तो जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की जो लेवल वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से क्या होता है, जो जीव-जंतु हैं यहाँ पे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस वजह से मछली, अन्य जीव यहाँ पे मरने लगते हैं। तो वाटर का पॉल्यूशन अगर पूरी तरह से बढ़ने लगता है। कई बार यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे कुंभ का महाकुंभ का आयोजन हुआ, उस दौरान भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उठे कि पानी इतना प्रदूषण है, आखिर क्यों ये सारे प्रश्न उठे? क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कानपुर है या अन्य शहर हैं, जो भी यूपी के हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो शहरों से निकला हुआ, जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा है, वो सीधे बिना ट्रीट किए नदी में बहा दिया जाता है, जिस वजह से आप देखेंगे पानी का लगातार प्रदूषण बढ़ता जाता है। आस्था अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप देखो जो फैक्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे गंगा जो रिवर में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इतने एक्टिवली काम नहीं कर पाएँगे कि हमारी जो हेल्थ है उसको प्रिज़र्व कर पाएँ, उसको कंज़र्व कर पाएँ। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे नीड क्या है? नीड क्या है हमें यहाँ पर? नीड अगर हम बात करें आवश्यकता, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आवश्यकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन हो, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन हो, कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब क्या? एक तो क्या किया जा सोर्स के लेवल पर ही जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है ना? वेस्ट को ट्रीट किया जाए। पोल्यूटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर किया जाए, पोल्यूटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जो भी लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, जिन भी कंपनियों से पोल्यूशन पानी में जा रहा है, उनके ऊपर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वाटर को क्या करें, रिसाइकल करें, वो जो वेस्ट है उसको ट्रीट करें। और उसमें जैसे अगर कहीं पे अगर आप देखेंगे जो भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल, उसको पहले ही ट्रीट कर लें, जैसे जापान में या अन्य देशों में किया जाता है, जिससे जो है वहाँ की नदियाँ उनको ज़्यादा उन पे ज़्यादा पोल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी पार्टनरशिप की आवश्यकता है, कम्युनिटी पार्टनरशिप की आवश्यकता है, दिखाई देती है। कम्युनिटी उसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, खास तौर पे अगर आप देखेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। गवर्नमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, तो तभी यहाँ पे कंपनियों पे यहाँ पे रोक लगाई जा सकती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट, नीति आयोग ने कहा था कि जो 21 शहर 21 सिटीज में वाटर के क्राइसिस की चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले 4 सालों में। वर्ल्ड बैंक भी बोलता है कि लगभग 3 लाख करोड़ की लागत कॉस्ट लगेगी यहाँ पे वाटर को सेव करने, वाटर को साफ करने और फ्रेश करने में, जो भी शहरों में पॉल्यूशन यहाँ पे अभी हो रहा है। अब अगर हम बात करें आगे की राह, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड या आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे की राह क्या? इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है? ये जो अथॉरिटी है, ये हर तरह का काम करे। हर तरह का मतलब कंपनियों की जो जैसे एनजीटी को आप देखो पर्यावरण के संबंध में कार्य करती है, तो वाटर के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी यहाँ पे होने की आवश्यकता है, जो यहाँ पे कंपनियों की निगरानी करे, है ना? सर्विलांस करे या फाइन लगाए, जुर्माना लगाए। इसके अलावा यहाँ पर पॉल्यूटर जो पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यहाँ पे इंश्योर करे, है ना? इसके पास सिविल जो कानूनी शक्तियाँ होनी चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं, समन किया जा सके, डाटा मंगाया जा सके, ये होना चाहिए। दूसरा, ग्लेशियर वगैरह के संरक्षण के लिए अलग पॉलिसी अपनाई जानी जानी चाहिए, है ना? जिससे क्या किया जा सके, जैसे जो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रहा है और लगातार आप देखोगे कि जो ग्लेशियर हैं लगातार पिघलते जा रहे हैं, तो कभी-कभी बिना बरसात के भी बाढ़ आ जाती है, ये सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो ग्लेशियर को प्रिजर्व करने के सेपरेट कानून बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा समुद्र में निगरानी के संबंध में जो नदियाँ हैं, उनका जब पानी समुद्र में मिले, उससे पहले भी जो पानी उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। स्टेट और सेंटर को यहाँ पे मिल के अपनी भागीदारी को निभाना चाहिए, स्टेट, सेंटर और इवन स्टेट्स को भी। सपोज करिए 2 नदियाँ, एक नदी 2 राज्यों में बहती है, तो दोनों को मिलके यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता है। एक-दूसरे को दोष दिए बिना, बल्कि यहाँ पे जो वाटर या एनवायरनमेंट को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की आवश्यकता है और यहाँ पर इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे कंक्लूजन में, कंक्लूड आप कर सकते हैं कि भारत
21st जो सेंचुरी है, तो उसमें जो जल संरक्षण है वो सबसे बड़ा विषय यहाँ पे है। अगर हम जल को संरक्षण नहीं करेंगे तो चाहे जीडीपी हमारी $4 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, हम सारा खर्चा हेल्थ में या अन्य इश्यूज पे ही कर देंगे। तो ये सारे चैलेंज यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगे, इस आर्टिकल में आपको जानने को मिलेंगे। ये हमने आर्टिकल इस बारे में देखा। अगला आर्टिकल बात करेगा किसके बारे में? सिंदूर के बाद पुनर्मूल्यांकन आवश्यकता के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली क्या है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में हमें ये बताना है कंटेक्स्ट में कि भारत, चाइना, पाकिस्तान का त्रिकोण जो संबंध है, नए तरह के क्रिटिकल फेज में यहाँ पे जा रहा है। उसको एनालिसिस करना है। भारत को किस प्रकार की रणनीति के स्ट्रेटेजिक बैलेंस अपनाने की अपना आवश्यकता है। किस तरह को बैलेंस यहाँ पे अपनाने की आवश्यकता है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसमें इंट्रोडक्शन में तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता ही हूँ। जैसे आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, क्यों क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के लिए चैलेंज यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, जिससे चीन पाकिस्तान जो गठबंधन है वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे। आप देखेंगे चाहे सीपेक के माध्यम से चाइना द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिया जाना हो, उसमें आप देखो टर्की के द्वारा समर्थन दिया जा रहा हो। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे जो चाइना की जो पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो नीति है एक तरह से देखें भारत के खिलाफ लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है और उसी को काउंटर करने में भारत लगा है। तो जो अपनी ग्रोथ है, अपनी जो यात्रा है उसमें कहीं न कहीं पीछे हट जा रहा है। तो यहाँ पे इससे हमें कई सारी चीज़ें अपनाने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल बेसिकली बात ये कह रहा है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर से क्या सीख मिली। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। भारत द्वारा नूर खान एयरबेस के आसपास गतिविधियों को उकसावा देने के रूप में प्रस्तुत किया गया था और परमाणु संघर्ष की आशंका यहाँ पे बन गई थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को वैश्विक दबाव के साथ अपनाने की आवश्यकता है, वैश्विक दबाव यहाँ पे डालने की आवश्यकता है। मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, लेकिन हाँ, आपको आपको ये पता होना चाहिए कि जो रणनीतिक क्लैरिटी होनी चाहिए, डिटरेंस की पॉलिसी यहाँ पे अपनाने की आवश्यकता है। रूस, ईरान, आसियान देशों से बेहतर संपर्क बनाने की आवश्यकता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी ये सारी पॉलिसी को अपनाने की आवश्यकता है। इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी उसमें और एक्टिवली इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। क्वाड आईटीयू2 में अपने योगदान को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही चीन को काउंटर करने के लिए जो अन्य शक्तियाँ हैं, चाहे रूस हो, चाहे यूरोप हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इसके अलावा आप देखें अमेरिका हो, उसको साथ में रखने की सॉरी यहाँ पे आवश्यकता दिखाई देती है। तो ये हमने देखा किसके बारे में? हमने देखा यहाँ पे मेंस के सारे आर्टिकल हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आप सबको ये वे तरीका अच्छा लगा होगा। प्रीलिम्स की न्यूज़ फटाफट हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं कौन-कौन सी न्यूज़ यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा नौसेना में जो शामिल होने वाले यहाँ पे अरनाला है उसको देखेंगे। युद्ध में हर हाल में बचना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा दिल्ली में चिड़ियाघर संबंधी बायो बैंक की स्थापना है उसको देखेंगे। G7 का आमंत्रण मोदी जी ने स्वीकार किया उसको देखेंगे और वक्फ के लिए उम्मीद पोर्टल को भी देखेंगे। आइए फटाक से फट देख लेते हैं। ब्रिक्स के बारे में देखें तो अगर आप क्या देखेंगे कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या रहा है क्या रहा है कि ब्रिक्स की जो पार्लियामेंट है उसने क्या किया, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उसने कड़ी निंदा की है और कहा कि ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बातें रही। अब क्या ये क्वेश्चन में आएगा, यूपीएससी में नहीं आएगा, प्रीलिम्स में क्या आएगा, ब्रिक्स के बारे में आएगा, ब्रिक्स के जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में आएगा। आप उस पर नजर डालें तो आप पाएंगे स्थापना की बात करें, स्टैब्लिशमेंट की बात करें ब्रिक्स की, तो 2001 में क्या होता है, गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री हैं जिम ओनिल, उन्होंने ब्रिक वर्ड को गढ़ा और उसमें साउथ अफ्रीका यहाँ पे हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि ब्राजील ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है, ये क्या कर सकते हैं, विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और 2006 में इन्होंने क्या किया, औपचारिक बातें यहाँ पे शुरू की और 2009 में आप देखेंगे पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स यहाँ पे इसका नाम हो जाता है। इसके अब इसकी बात करें, इसके पर्पस की, उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो जो वैश्विक आर्थिक सुधार है उसमें विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना, विकासशील देशों की यहाँ पे सहायता करना। इसके अलावा यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसमें रिफॉर्म्स की मांग करना, उसमें सुधार की मांग होनी चाहिए और उनकी जो पॉलिसी है सिर्फ विकसित देशों को केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि विकासशील देशों पर केंद्रित होनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक सहायता के लिए एनडीबी की स्थापना की गई और इसके अलावा सीआरए का भी प्रावधान किया गया, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का प्रावधान किया गया, कहीं भी अगर किसी ब्रिक कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उससे बचने के लिए। और एनडीबी से न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, इसे 2014 में इस्टेब्लिश किया गया। बाद में आप देखोगे कि 2017 में आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दिया गया। 2017 में आप देखेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ नीति पर जोर दिया गया। इसके बाद आती है बात 2023 की। 2023 में बात की जाती है कि 6 नए देशों को ब्रिक प्लस में आमंत्रित किया गया। उसमें कौन कौन से देश थे, ईरान थे, उसमें सऊदी था, उसमें यूएई था, उसमें अर्जेंटीना था, उसमें मिस्र मिस्र था और उसमें इथियोपिया था।
तो ये सारे देश वहाँ पे 2023 में आमंत्रित किए गए। इसके अलावा अगर हम देखें हाल की घटनाएँ क्या हो रही है, ब्रिक्स का विस्तार हो गया, ब्रिक्स प्लस यहाँ पे बन गया है और सदस्य देशों में अगर आप देखें बात हो रही है कि और बेहतर संबंध बनाए जाने चाहिए, इसको काउंटर किया जाना चाहिए। जो ग्लोबली अगर देखें तो डोमिनेंस है रसिया का है, रसिया सॉरी यूएसए का है, यूरोपियन यूनियन को, उसको यहाँ पे काउंटर करने की आवश्यकता यहाँ पे ब्रिक्स की दिखाई देती है। और जो ग्लोबल साउथ है उनकी उनको रोल यहाँ पे सामने लाने की आवश्यकता है और ग्लोबल साउथ का समर्थन करता हुआ ब्रिक्स यहाँ पे दिखाई देता है। अगले आर्टिकल में बात करेंगे भारत नौसेना में क्या हुआ है, अर्नाला शामिल होने की यहाँ पे तैयारी हुई है। अभी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालें। गिव मी अ सेकंड। तो जो आईएनएस अर्नाला है फर्स्ट वेसल है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट वो शामिल हुआ है नेवल डेकयार्ड विशाखापट्टनम में। अगर हम बात करें की हाइलाइट्स की, तो ये इसे कमीशन किया गया आईएनएस अर्नाला को 16 एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी वेसल्स के रूप में और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो इंजीनियर लिमिटेड है उसने इसको बनाया है एलएनटी के साथ मिलके। तो अर्नाला क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये जानकारी जानने की आवश्यकता है। इसकी लेंथ अगर देखें तो 78 मीटर के आसपास इसकी लेंथ यहाँ पे दिखाई देती है। डिस्प्लेसमेंट इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट 1490 टन है यहाँ पर। और इसके अलावा जो डीजल इंजन पावर है, इसका मिशन है सब सरफेस सर्विलेंस करना, इसके अलावा सर्च करना, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाना, वाटर में अगर कोई इशू होता है, ओशन में इशू होता है। इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में काम करना और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम टास्क को भी ऑपरेट करना यहाँ पे इसका काम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे था। इस तरह से क्या है अर्नाला क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आ सकता है, कोई टैंक है कोई विमान है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानने की आवश्यकता है कि आखिर है क्या। तो इसको हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है ये। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करें युद्ध से हर हाल में बचना चाहिए, सारी शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगनी चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल है। तो रसिया यूक्रेन को लेके कंटेक्स्ट है और यहाँ पे बात हो रही है कि हम युद्ध से हमें क्यों बचना चाहिए, इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब इस आर्टिकल में बेसिकली किसकी चर्चा होती है, इस आर्टिकल में बेसिकली चर्चा होती है जवाहरलाल नेहरू के औलाद जो राम मनोहर लोहिया उनके थॉट्स की। अब इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों यहाँ पे चर्चा करवाना है, क्योंकि आप देखेंगे रूस यूक्रेन वॉर हुआ 9वीं शताब्दी में। अगर आप देखो थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर नजर डालें तो 9वीं सेंचुरी में आप देखोगे कि रूस नामक राज्य की स्थापना यहाँ पे होती है कीव की, रूस में। और बाद में आप देखोगे 17 सेंचुरी में क्या होता है, यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में रूसी जो साम्राज्य था उसका कब्जा था। 1922 का टाइम आता है कि जो यूक्रेन है पूरी तरह से क्या होता है यूएसएसआर का हिस्सा बन जाता है। और जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, तो यहाँ पे यूक्रेन एक नए देश के रूप में इमर्ज होकर सामने आता है। और हमेशा क्या रहा कि रूस को यह डर रहा है कि जो यूक्रेन है कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के खेमे में चला जाएगा और नाटो में शामिल हो जाएगा। नाटो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश मिलकर और अमेरिका मिलकर ग्रुप बनाते हैं और जो कहीं ना कहीं एंटी रसिया है इसके ऐसे इसको माना जाता है। फिर बाद में 2014 का टाइम आता है और क्रीमिया का डिस्प्यूट यहाँ पे शुरू होता है, क्रीमिया का। और क्रीमिया 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया और आपस में मिला लिया और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस उसको बताया। बाद में यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया और कहा कि जनमत संग्रह का जो परिणाम है कहता है कि रसिया के पास ही जो क्रीमिया है वो रहेगा। इसके बाद आप देखो डोनबास जो क्षेत्र है डोनस्टक और लुहांस्क उसमें भी रूसी समर्थित विद्रोह शुरू हुआ। बाद में हम देखो 2022 तक रूस ने पूरी तरह से हमले करना की नीति अपनाई और यूक्रेन पर लगातार हमले किया। विश्व समुदाय में काफी इसकी निंदा दिखाई देती है। पश्चिमी देशों ने क्या किया उसमें रूस पे बहुत सारे इकोनॉमिकल सेंसस भी लगाए, अगर देखें सेंसरशिप लगाए। वर्तमान में स्थिति देखें तो युद्ध तो जारी है, खासतौर पे पूरी यूक्रेन में क्रीमिया क्षेत्र में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम अभी तक निकल के सामने नहीं आया। तो इस संबंध में एक चर्चा का जिक्र होता है जो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान हुई थी, राम मनोहर लोहिया व जवाहरलाल नेहरू की चर्चा। इन दोनों के बीच चर्चा का मुद्दा क्या था, इन दोनों के बीच चर्चा का मुद्दा यह था कि इन दोनों ने बताया कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता, युद्ध से सिर्फ घातक परिणाम होते हैं। हमें जो पूरा फोकस अपने डेवलपमेंट में करना चाहिए, हमें अपना पूरा फोकस ग्रोथ में करना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ हम नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते, तो जो गरीबी है उससे हम नहीं निपट पाएंगे, बेरोजगारी की समस्या उससे नहीं निपट पाएंगे, भुखमरी की समस्या इससे नहीं निपट पाएंगे। युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता। और इन्होंने देखा था कि जिस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1919 का हुआ था, इसको भी इनको बारे में हिस्ट्री पता थी। 1939 से 1945 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, उससे भी इनको हिस्ट्री पता थी कि इसमें आप देखो क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी हुआ, हिरोशिमा नागासाकी हुआ, कितने सारे लाखों लोगों की मौत होगी। और इसमें भी क्या हुआ, जर्मनी के ऊपर पूरी तरह से शर्तें आरोपित की गई, जर्मनी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो क्या परिणाम निकला युद्ध का, कोई भी सकारात्मक परिणाम किसी युद्ध का नहीं निकलता। ये ऐसा आर्टिकल का मानना है, जवाहरलाल नेहरू का मानना था, राम मनोहर लोहिया का मानना था। तो उनका जो जिक्र है अभी यहाँ पे हो रहा है कि प्रेजेंट में अगर उनके थॉट्स को अपनाया जाए तो पूरे विश्व में शांति अपनाई जा सकती है, पूरे विश्व में शांति की व्यवस्था अपनाई जा सकती है। इस संबंध में ये आर्टिकल था जिसे हमने यहाँ पर देखा।
अगला आर्टिकल क्या है कि जो दिल्ली चिड़ियाघर में जो लुप्तप्राय जो प्रजातियाँ होती हैं, जो वल्नरेबल प्रजातियाँ, उनका डीएनए संरक्षण हेतु बायो बैंक की स्थापना। अब देखिए बहुत सारे जीव-जंतु ऐसा है जिनको लगता है कि खत्म हो जाएँगे आने वाले समय में। तो इस तरह से एक डीएनए जो दिल्ली चिड़ियाघर, दिल्ली में जो ज़ू है, वहाँ पे डीएनए संरक्षण बैंक बनाया जा रहा है, जहाँ पे ऐसे जीवों को जो डीएनए उसको प्रिज़र्व किया जा सकेगा, जिससे कभी आगे चल के जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसे जीव को पुनः बनाया जा सके, पुनः उनकी प्राप्ति की जा सके। और इस संदर्भ में एक संस्था बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हुई दिखा दी देती है। उसका नाम है सीसीएमबी, जिसके बारे में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे जानना है कि सेंटर फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूल बायोलॉजी इसे बोला जाता है, केंद्रीय कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र। अगर हम बात करें, ये एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। हैदराबाद में हुई थी, तेलंगाना में 1977 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो नियंत्रण है सीएसआईआर के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है, जो अगर आप देखो सेल्युलर मॉलिक्यूल जो बायोलॉजी है उसके संबंध में जांच करना, उसके संबंध में रिसर्च करना, ये कार्य इसका होता है। अगर हम बात करें इसके की रिसर्च एरिया की एरियाज की, तो आप देखोगे कि जीनोमिक्स है उसका अध्ययन करना, जीनोमिक्स का अध्ययन करना, डीएनए का अध्ययन करना, डीएनए का अध्ययन करना, सेल बायोलॉजी का अध्ययन करना, इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अध्ययन करना, प्रोटीन बायोमेट्रिक्स का अध्ययन करना, ये सारा काम इसका होता है। कैंसर बायोलॉजी का अध्ययन करना, डेवलपमेंट बायोलॉजी का अध्ययन करना, ये सारा काम इसका है। कुछ उपलब्धियां भी इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे डॉली जो भेड़ थी जिसका क्लोन बनाया गया था, तो इन तकनीकी में इसका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा इंडिया जीनोम मैपिंग जो प्रोजेक्ट है, जीनोम मैपिंग जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप देखोगे जो सीसीएमबी एक बड़ी योगदान के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से इसके इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाई देता है, खासतौर पे जो बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करने में, बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने में, और नई नई जो पॉलिसी है उसमें सहायता सलाह देने में यहाँ पे बात होती है। अगले आर्टिकल में यहाँ पे बात होती है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने क्या किया, इन्वाइट किया किसको, G7 में भारत को। क्या भारत G7 का मेंबर है? गिव मी आंसर। नहीं, भारत G7 का मेंबर नहीं है। अगर हम G7 की बात करें तो G7 एक ऐसा देश है जो विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर बनता है। पहले G8 हुआ करता था, फिर बाद में आप देखोगे रूस को यहाँ से निकाल दिया गया और यहाँ पे बचा कौन सा, G7। अगर हम बात किसमें कौन-कौन से देश थे, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके अलावा इटली है, कनाडा है और जापान है। यूरोपियन यूनियन को भी G7 बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वो पूर्णतः सदस्य नहीं है। अब इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो 1975 का टाइम था। 1975 में पहला सम्मेलन हुआ था जो बात करता था, जो ऊर्जा संकट उस टाइम पे चल रहा था, तेल क्राइसिस हो चल रहा था, तो ऊर्जा संकट से कैसे निपटा जाए इस संबंध में एक ग्रुप यहाँ पे गठित किया गया था। और प्रारंभ में इसे G6 बोला जाता था। बाद में आप देखो 1976 का टाइम आता है, कनाडा इसमें शामिल किया जाता है और यह G7 बनता है। 1997 का समय आता है और यहाँ पे रूस को यहाँ पे शामिल किया जाता है। रूस को शामिल करने के बाद यह जो ग्रुप G8 के रूप में यहाँ पे बनता है। और 2014 में जब क्रीमिया को रूस ने कब्जा किया, तो रूस को यहाँ पे इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इसके बाद भी लगातार यहाँ पे बैठक हुई। अब अगर हम बात करें उद्देश्य की, क्या पर्पज़ है इसका, पर्पज़ की बात करें तो इस ग्रुप का पर्पज़ क्या है? जो ग्लोबली स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना। इसके अलावा ग्रोथ को बढ़ावा देना, पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को बढ़ावा देना, डेमोक्रेसीज़ को बढ़ावा देना, डेमोक्रेसीज़ को समर्थन देना। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करना। कोविड-19 जैसे बड़े इश्यूज़ हैं उसको भी यहाँ पे टैकल करना, यहाँ पे बात होती है। अगर हम इससे पहले बात करें तो 2021 में, 2024 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। और 2025 में इसकी बैठक कनाडा में होनी है, जिसमें मोदी जी को लगभग हर बार क्या किया जाता है, गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन हर बार आमंत्रित होता है। डिजिटल जो इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत यहाँ पे शामिल होता है। ये यहाँ पे थोड़ा-सा तो था, इसको हमने यहाँ पर देखा। केयर ने वक्फ संपत्ति को लेके एक उम्मीद पोर्टल बनाया है, जो बात कर रहा है कि जो वक्फ संबंधी जो कानून भारत सरकार ने पारित किए थे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, थोड़ा-सा यहाँ पे रोक लगाई थी और कहा था कि जो पुराने नियम हैं, उसी के आधार पर यहाँ पे काम होगा। और इस संबंध में अभी यहाँ पे केयर ने कहा कि उम्मीद पोर्टल के माध्यम से जो इसकी रियल टाइम निगरानी है, कितनी संपत्ति को जब्त किया गया, जो इलीगल संपत्ति उनका क्या केसेस चल रहा है, क्या इश्यू चल रहे हैं, वो सारी निगरानी अपनी उम्मीद पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताएँ, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।